नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। तो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। अब ये इस लेबोरेटरी में बना है एक प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन जिसको नाम दिया गया है कॉस्मोट्रॉन। उससे 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन मिले हैं और रशिया में ये बना है। उसमें 10 GeV तक के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिले हैं। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की तरह ही होता है, बस प्रोटॉन के भारी होने की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लगभग कितना गुना भारी होता है, 1836 टाइम यानी ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। इस वजह से इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला चेंज क्या है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। इसलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में तो क्या हो रहा था कि 2 MeV एनर्जी होते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही थी, 0.98 सी। अगर प्रोटो ये देखो 2 MeV एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कितना होता है, 0.98 सी हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटॉन की ये वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए मिनिमम उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4 GeV होनी चाहिए। तो त्वरण के दौरान जब प्रोटॉन गतिशील होता है, उसमें सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी कोणीय आवर्ती में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो उसको सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी में बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में कम ही चेंज करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 GeV एनर्जी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। इसलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी हमें चेंज करना पड़ता है। सेकेंड क्या है, इंजेक्शन का जो मेथड होता है वो बीटाट्रॉन में जो मेथड लिया जाता है वो इसमें नहीं लिया जाता। तो बीटाट्रॉन के जो इंजेक्शन मेथड होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत भारी मैग्नेटिक पोल की जरूरत पड़ती है। तो डोनट वाले वैक्यूम चेंबर में अगर 1 से 10 MeV के प्रोटॉन हैं तो उनको सबसे पहले उनकी एनर्जी 10 MeV किससे करेंगे, लीनियर एक्सीलरेटर से, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर लीनियर एक्सीलरेटर से या फिर वॉन डी ग्राफ जो हम बाद में पढ़ेंगे, इनसे क्या करते हैं, इनके द्वारा हमारा जो वो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है उसमें इंजेक्ट कर देंगे और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाना शुरू ही होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो देखिए कैसा होता है। ये कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो यहाँ पर एक रेस्ट ट्रैक होता है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में डोनट शेप का एक वैक्यूम से क्रिएट किया हुआ रेस ट्रैक होता है, जिसपे रेस लगाते हैं ना, ट्रैक होता है जिसपे रेसिंग करते हैं, वैसा सा ट्रैक होता है जिसमें कांस्टेंट रेडियस के 4 क्वाड्रेंट सर्कुलर पार्ट होते हैं और 4 लीनियर सेक्शन से वो जुड़े हुए होते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पर देख लो, डायग्राम में आपको दिख रहा है ये सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है। ये उस सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ये एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है और ये एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो 4 सर्कुलर पार्ट जो हैं 1/4 हिस्से हैं, वो 4 लीनियर हिस्सों से जुड़े हुए होते हैं। ये एक लीनियर हिस्सा है, ये दूसरा लीनियर हिस्सा है, ये तीसरा लीनियर हिस्सा है और ये चौथा लीनियर हिस्सा है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपने लीनियर शेप के अंदर, लीनियर वाले के अंदर क्या किया, इसका इंजेक्शन किया है और ये यहाँ पे है लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सीलरेटर से अपन ने 1 से लेके 10 MeV एनर्जी जो है वो प्रोटॉन बना के सीधा यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये वाला जो लीनियर सेक्शन है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक रेजोनेंट कैविटी लगी हुई है। रेजोनेंट कैविटी लगी हुई है, रेजोनेंट कैविटी के अंदर अपन क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो ये रेजोनेंट रेड कलर से जो मैंने बनाया ना, ये क्या है, रेजोनेंट कैविटी है। इसके अंदर अपन रेडियो फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और जब पार्टिकल इसमें से गुजरेगा तो उसमें उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो भी हमें मिला है, ये जो डोनट शेप का हमने बनाया है, इसको रिंग शेप के मैग्नेटिक पोल जिनका अनुप्रस्थ काट सी के आकार का होता है उसके बीच में रखा जाता है। यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर इस तरह का 2 मैग्नेट थे, इस तरह के सी के शेप के 2 मैग्नेट थे, उसके बीच में रखा गया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मैग्नेट के बीच में इस तरह के प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन को भी रखा जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनके परपेंडिकुलर रहेगा। अब लीनियर एक्सीलरेटर से प्रोटॉन को 1/1 से लेके 10 MeV तक हम सबसे पहले एक्सीलरेट करेंगे, फिर इस ट्रैक के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अभी मैंने बताया प्रोटॉन को सिंक्रोनाइज करने के लिए और इन्हें एनर्जी प्रदान करने के लिए एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स जो होगा वो रेजोनेंट कैविटी में लगाया जाएगा। ये यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, जिसे R से दिया गया, ये रहा R अपना रेजोनेंट कैविटी वाला। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो
वर्किंग देखो इसकी, जैसे ही प्रोटोनों को रेस्ट ट्रैक के अंदर इंजेक्ट किया हमने, उसी समय पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हम इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, उसी समय पे मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कांस्टेंट रेडियस के स्थायी कक्ष में गति करता रहे, क्योंकि जो सर्कुलर पार्ट था ना 1/4, उसके अंदर उसको कांस्टेंट रेडियस रखनी पड़ेगी। प्रत्येक चक्र में प्रोटॉन ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रत्येक चक्र में वो एक बार तो रेजोनेंट कैविटी से गुजरेगा, और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है हमने, तो वहां पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, अब क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो जब वो सर्कुलर पाथ में आएगा तो उसकी घूर्णन आवृत्ति में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो घूर्णन आवृत्ति में और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उनको हम सिंक्रोनाइज बना के रखते हुए, जिनका जितना अपन को उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करना है उतना हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे, ताकि फेज स्टेबिलिटी का जो सिद्धांत है वो बना रहे। तो इस तरह से उस सिद्धांत को बनाए रखा जाता है। प्रत्येक बार रेजोनेंट कैविटी से निकलता हुआ प्रोटॉन ऊर्जा प्राप्त कर सके आराम से, तो वो एनर्जी प्राप्त कर लेता है, साथ साथ में उसकी घूर्णन आवृत्ति में उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेंटेन कर लेता है। अच्छा, ये सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आवृत्ति है उसमें कितना परिवर्तन करना पड़ता है हमको, देखो 250 kc पर सेकेंड से 10 mc पर सेकेंड तक परिवर्तन की जाती है वो। और इस स्थिति में प्रत्येक चक्र में प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो प्राप्त कर लेता है। इस पूरे प्रोटॉन सिंक्रोटॉन में प्रोटॉन लगभग 1 सेकेंड तक रहता है। इतने समय में वो R0 त्रिज्या के कक्ष में, R0 त्रिज्या अगर के कक्ष है तो उसमें कितने चक्कर लगा लेता है, C/2πr0। कैसे, क्योंकि देखो टाइम कितना लगेगा उसको, 2πr0 का ट्रैक अगर होगा और स्पीड कितनी है मान लीजिए c है, और अगर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है 1/t होती है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, चक्करों की संख्या होती है, तो वो कितना हो जाएगा C/2πr0। तो C/2πr0 चक्कर लगा लेता है, जहाँ c जो है वो लाइट की वेलोसिटी है, और इतने ही समय में मैग्नेटिक फील्ड का मान जो है वो अपना मैक्सिमम हो जाता है, जैसा कि 8.14 ग्राफ में दिखाया गया है। वो ग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 से हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो जितने टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने मैक्सिमम तक पहुंचती है उतने ही टाइम में क्या करता है, ये इतने चक्कर लगा लेता है, और फिर इतने ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड वापस नीचे भी आ जाता है। तो जितना टाइम में देखो 0 से लेके सपोज 1 सेकेंड तक ही प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर रहेगा, तो सिंक्रोट्रॉन 0 से 1 सेकेंड में अगर बढ़ा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इतने ही 1 सेकेंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वापस अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाएगी। फिर कुछ सेकेंड के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं, ठीक है, तो कुछ सेकेंड तक रेस्ट को विराम स्थिति पर रख देते हैं, और फिर वापस से प्रोटॉन को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे इंजेक्ट करेंगे तो वापस से अपने पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ पल्सेस मिल रही है। तो प्रोटॉन जो है, हाई एनर्जी के जो प्रोटॉन है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलते हैं। तो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन से हाई एनर्जी के प्रोटॉन पल्स रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि कुछ पहले प्रोटॉन्स मिले, फिर रेस्ट ट्रैक को थोड़ी देर हमने रेस्ट पे रखा, उसके बाद वापस प्रोटॉन इंजेक्ट किए, तो फिर हमें प्रोटॉन का पल्स मिला। अब इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं कि प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति कितनी होनी चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो देखो, अगर हमारे पास पूरा सर्कुलर पाथ होता, हमारे पास एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, हमारे पास है सीधा फिर सर्कल, फिर सीधा फिर सर्कल, फिर सीधा फिर सर्कल, फिर सीधा फिर सर्कल, हमारे पास इस तरह से है। तो अगर पूरा सर्कल होता तो उस केस में ओमेगा की वैल्यू हमें मिली हुई थी EB/m, एफ क्या होता है ओमेगा/2 पाई। तो ओमेगा/2 पाई के अंदर ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखो और ऊपर नीचे c² से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, और mc² को क्या लिख सकते हैं e, तो हमें f की वैल्यू ये मिल जाएगी। हमें पता है कि जो E होता है उसकी वैल्यू होती है काइनेटिक प्लस रेस्ट मास, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसे अपन सपोज करो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो न्यू है वो कितना, न्यू मत करो इसको, एफ ही बोलो आप इसको, तो एफ कितना हो जाएगा, ये देखो एफ है यहाँ पर EBc² जो है वो एज इट इज है, 2 पाई जो है वो यहाँ पे एज इट इज है, और E की जगह फॉर्मूला रख दिया T/m0c²। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ये प्योर सर्कल पाथ के लिए निकाली है, प्योर सर्कुलर के लिए। तो हमारे पास यानी कि प्योर सर्कल मतलब ये उसके लिए निकाली है जिसके पाथ की लेंथ कितनी है 2πr0। हमारा एक्चुअल पाथ कितना है 2πr0 जो है, यानी एक तो पूरा सर्कल बनेगा क्योंकि 4 1
2 3 4, 4 तो हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो 4 मिला के एक सर्कल बन जाएगा, तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर नॉट प्लस, और एल सेक्शन के सीधे सीधे हमारे पास 4 सेक्शन हो रहे हैं, तो प्लस 4 टाइम्स कितने हो जाएंगे एल, तो हमारे पास आर नॉट त्रिज्या के 4 क्वाड्रेंट सर्कुलर पार्ट हैं और एल लंबाई के 4 सीधे हैं। तो घूर्णन आवृत्ति जो है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जितने अनुपात में हमारे पास लंबाई है उतने अनुपात में ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जब लंबाई बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से या अनुपात से। तो अनुपात कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 में से अगर कोई किसी, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी में अपन क्या करते हैं, जैसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 60 है, तो हम क्या करते हैं 60/100 करते हैं, करेक्ट। तो अनुपात ले लेते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 6/10 हो जाता है, ठीक है। तो 3/5 अनुपात आ गया, तो हमारे पास अनुपात लेना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये किसकी थी, सर्कुलर की थी, तो यहाँ पर सर्कल आ गया, तो सर्कल की डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर नॉट है, और अनुपात लेना है हमें कौन सी लंबाई से, जो एक्चुअल हमारी लंबाई है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, सपोज ये अनुपात आता है मान लीजिए 2/5, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन में मिलती उसकी हमें 2/5 उसका जो पार्ट होगा वही हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी। अब हम जानते हैं E की वैल्यू होती है T प्लस m0c², और E का ही एक फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर आता है 4। ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर आप इसको तो रखो LHS में और इसको रखो RHS में, दोनों साइड में कर दो स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ रूट हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से PC की वैल्यू निकालोगे तो इसका रूट आ जाएगा, इसमें T कॉमन आ जाएगा, तो PC की वैल्यू आपको ये मिलेगी। परंतु रेस ट्रैक की त्रिज्या, रेस ट्रैक जो हमें मिल रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, P/EB है। अब ये P/EB कैसे आया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में हमें एक फॉर्मूला मिला था, जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में हमें एक फॉर्मूला मिला था, ये यहाँ पे देखो, ये MC जो था ये हमारे पास क्या था, P था, तो P कितना था, E/R0B। यहाँ से R0 की वैल्यू निकालो, कितना मिल रहा है हमें, P/EB। R0 की क्या वैल्यू क्या मिल रही है, P/EB। तो यही R0 की वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पर यूज की है, यही R0 की वैल्यू P/EB अपन ने यहाँ पे, तो रेस्ट ट्रैक की त्रिज्या हमारे पास आ गई। तो इस फॉर्मूले से देखो, यहाँ से P की वैल्यू क्या मिल रही है, R0EB, दोनों साइड C से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब PC की जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रखेंगे, यानी ये जो PC की वैल्यू हमें मिली है, ये PC की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ PC रख दिया, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली। हेडिंग क्या था, प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति और उपयुक्त, यानी कि कितना सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये रहेगा, और उपयुक्त आवृत्ति निकालते हैं अपन। तो फ्रीक्वेंसी में बी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 हमारा कौन सा मिला था, इक्वेशन 1 देखो ये मिला था। इसमें बी की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ पर, ये रहा बी। ये बी की वैल्यू जो भी हमें मिली है जैसे ही रखोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये है तो घूर्णन आवृत्ति, और ये है उपयुक्त मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नोट्स के लिए दिखा देते हैं। तो ये प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन देख लीजिए, इसमें ये जो पॉइंट्स है फर्स्ट और सेकंड, ये है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से किए जाने वाले चेंजेस। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ये देख लीजिए, डायग्राम जो है इसका ये देख लीजिए, रखना इसको वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में है। वर्किंग का ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम बढ़ा रहे थे 1 सेकंड के लिए और उसके बाद में वापस कम कर रहे थे। थ्योरी इसकी देख लीजिए, पहले सर्कल के लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर हमारे वाले पाथ के लिए निकालने के लिए बस उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ के रेशो से। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, कितना मैग्नेटिक फील्ड सूटेबल रहेगा इक्वेशन 3 में, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी वो इक्वेशन 4 में हमें मिल गई। ये था प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन।